नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द्रव्य जो मैटर होता है, यानी कि इसके वर्गीकरण में हम ठोस, द्रव और गैस तीनों की हम प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करेंगे। तीनों क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि द्रव्य क्या होता है कि इस संसार में जो कोई भी मैटर होता है, द्रव्य होता है, वो क्या होता है, जो स्थान घेरता है या जो भार रखता है या फिर जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इस दुनिया में हर चीज एक द्रव्य है, यानी कि कोई भी चीज जो स्थान घेरती है या कोई भी चीज जिसमें भार है या कोई भी चीज जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, तो वह एक द्रव्य है। यदि मैं बात करूं इस मार्कर की, यह एक स्थान घेरता है, तो हम कह सकते हैं कि एक द्रव्य है। इस दुनिया में हर एक चीज जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, वह हर एक चीज एक द्रव्य है। वहीं अगर बात की जाए कि द्रव्य की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके गुण क्या होते हैं, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि द्रव्य के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। जी, रिक्त स्थान होता है जिसे अंतर आणविक स्थान कहते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। यानी कि माना कि कोई भी एक जो द्रव्य है, ये मार्कर है, यह एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो इसके कणों के बीच में कि माना इसके दो कण इस प्रकार हैं, इसके ये जो कैप हैं, ये दो कण हैं और इनके बीच में एक स्पेस होता है छोटा सा। तो इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि अंतर आणविक स्थान कहते हैं। तो जो भी द्रव्य इस संसार में पाया जाता है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम अंतराण्विक स्थान कहते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि ये छोटे छोटे कण जो होते हैं, ये एक दूसरे के साथ बल के साथ बंधे होते हैं, तो इनके मध्य जो लगने वाला बल होता है उसे अंतराण्विक बल कहते हैं। यानी कि किसी भी द्रव्य के दो कणों के मध्य जो बल लगता है, उस बल को हम अंतराण्विक बल कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो अगर बात की जाए कि द्रव्य के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, जी हाँ, यानी कि कोई भी द्रव्य है तो द्रव्य के जो कण होते हैं, माना कि ये कोई द्रव्य है इस तरह से, तो इसके जो कण होंगे वो क्या करते हैं कि मानो इसकी जो संरचना वो इस प्रकार है, तो इसके कण इस तरह से गति करते रहते हैं, इधर दिशा में, इधर दिशा में, इधर दिशा में, तो ये टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में गति करते रहते हैं। वहीं अगर बात की जाए ठोस की, तो ठोस में जो ये कण होते हैं वो कम गतिशील होते हैं। यानी कि कोई भी यदि सॉलिड की बात की जाए, सॉलिड क्या होता है कि जिसमें ये कण पास पास होते हैं, जिसमें ये जो कण होंगे ये क्या होंगे, पास पास ये कण होंगे, तो इन कणों के जो गति होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। वहीं बात की जाए यदि किसी गैस की, तो गैस में क्या होता है कि इन कणों में जो ये अंतराण्विक कण होते हैं, इनकी गति क्या होती है, ये अनियमित गति करते रहते हैं गैस में, और इनकी गति सबसे अधिक होती है गैसों में। तो अंतर आणविक जो बल होता है वो इन कणों के मध्य लगता है और इनकी गति जो होती है वो ठोसों में सबसे कम होती है और गैसों में सबसे अधिक होती है। वहीं अगर बात की जाए कि जो भौतिक वर्गीकरण होता है, यानी कि द्रव्य का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण क्या होता है कि किसी भी द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था क्या होती है, जो शेप, साइज और स्ट्रक्चर जो होती है, उसकी आकार, अमाप और उसकी जो अवस्थाओं पर आधारित होती है, तो वो हमारी कहलाती है भौतिक अवस्था। और रासायनिक जो वर्गीकरण है वो उसकी रासायनिक अवस्थाओं पर, रासायनिक अभिक्रियाओं पर, रासायनिक गुणों पर आधारित होता है। तो अगर बात की जाए कि जैसा कि हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं कि द्रव्य जो होता है, द्रव्य तीन प्रकार का होता है उसकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम पढ़ते आए हैं, जैसा कि ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन तीनों को हम पढ़ते आए हैं अब तक। अब इसके अतिरिक्त दो, यानी कि इस दुनिया में जो भी कोई चीज़ पाई गई है, इस दुनिया में जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं वो तीन अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। यानी कि हम कुछ भी देखें अपने आसपास तो हमें ये तीन अवस्थाएं मिलती हैं। लेकिन अब दो नई अवस्थाएं खोजी गई हैं, जिनमें से पहली है क्या, प्लाज्मा। यह भी एक ठोस, द्रव, गैस इन्हीं अवस्थाओं के समान होती है कि एक जो अवस्था खोजी गई है वो प्लाज्मा है। वहीं दूसरी अवस्था जो खोजी गई है जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट,
तो ये दो नई अवस्थाएं खोजी गई हैं किसी भी द्रव्य की, यानी कि कुल मिलाकर अब द्रव्य की 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 अवस्थाएं कुल मिलाकर हैं किसी भी द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। इसके बाद ठोस अवस्था को देखते हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था वह होती है जिसमें कि किसी भी द्रव्य का आकार और आयतन निश्चित होता है, यानी कि आकार और आयतन उसका निश्चित हो तो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। वही अगर बात की जाए कि ठोस अवस्था जो होती है ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य क्या होते हैं? असंपीड्य और संपीड्य जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि मानो मैं किसी चीज को इस तरह से रख दूं और ये बह जाए, तो बहने वाला जो इसका गुण है उसे हम बोलते हैं संपीड्यता। वहीं अगर हम बात करें कि जैसे कि वे द्रव्य जिनके कणों के मध्य की दूरी अधिक होती है वो अधिक संपीड्य होते हैं। जैसा कि देखा जाए कि जो गैस होती हैं, गैस के कणों के मध्य की दूरी क्या होती है? अधिक होती है। इसमें जो कण होते हैं वो अधिक दूरी पर होते हैं, तो यानी कि गैसों में संपीड्यता सबसे अधिक होती है। वही अगर बात की जाए कि ठोस में, कोई भी एक ठोस है, ठोस के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, वो एक दूसरे के पास पास यानी बंधे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर संपीड्यता नहीं होती है, यानी कि वो कैसे होते हैं? ठोस असंपीड्य होते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि ठोसों को जो 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं कि जिसमें संघटक कण बोले तो अणु, परमाणु और आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जिसका एक निश्चित क्रम होता है उन ठोसों को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और यदि वास्तव में यदि ठोस नाम किसी को दिया जाता है तो वो क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं, यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों को ही हम वास्तव में जो ठोस कहते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं। तो यानी कि ये वास्तविक ठोस होते हैं क्योंकि इसकी एक निश्चित आकृति, इसका एक निश्चित ज्यामितीय विन्यास होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं? ये वास्तविक ठोस होते हैं और इनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। ये इनका जो विन्यास होता है, जो इनकी ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होती है वो एक निश्चित होती है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं कि वे जिसमें संघटक कण बोले तो अणु, परमाणु और आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, तो उन्हें हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। वहीं अगर बात की जाए ये कैसे होते हैं? ये आभासी ठोस होते हैं, यानी कि ये वास्तव में ठोस नहीं होते क्योंकि इनकी एक निश्चित ज्यामितीय विन्यास नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं? आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव होते हैं। अतिशीतित द्रव कैसे? कि मानो कि जो देखने में तो ठोस हैं बट वो वास्तव में ठोस नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें कांच एक आभासी ठोस है, यानी कि उसे हम अतिशीतित द्रव कहते हैं जो कांच होता है। तो वहीं अगर देखें कि जो किसी भी ठोस का गलनांक होता है, किसी भी ठोस का गलनांक उसके अंतर आणविक बल की प्रबलता पर निर्भर करता है। यानी कि ठोस की भी यदि हम बात करें तो ठोस भी ऐसे होते हैं कि कुछ ज्यादा ठोस होते हैं, कुछ कम ठोस होते हैं, तो उनकी जो ठोस होने की जो प्रबलता है वो उनके कणों के मध्य अंतर आणविक बल पर निर्भर करती है। माना कि किसी एक जो ठोस है उसके जो कण हैं, उसके कणों के बीच जो बल है, अंतर आणविक बल, वो अधिक है, वो कण एक दूसरे के साथ अधिक बल के साथ बंधे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो ठोस है वो कैसा है? वो अधिक ठोस है। वहीं अगर बात की जाए वहीं दूसरी ओर जो पदार्थ है उसमें जो कण है वो उनके अंदर का जो अंतर आणविक बल है वो कमजोर है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है? वो कम ठोस हैं। तो ये जो होता है ये बेसिक होता है कि जो गलनांक निर्भर करता है, अब गलनांक निर्भर करता है अंतर आणविक बल की प्रबलता पर, यानी कि जो अधिक ठोस होंगे उनका गलनांक अधिक होगा क्योंकि उनके बल को तोड़ने के लिए क्या है? उनके बल को तोड़ने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी, तो वहां पर कहेंगे कि अधिक गलनांक होता है जिनका अंदर बल अधिक होता है। वहीं जहां पर बल कम होता है वहां पर गलनांक भी क्या होता है? कम होता है। इसके बाद देखते हैं द्रव और गैस अवस्था के बारे में
कि जो द्रव अवस्था होती है, द्रव अवस्था कौन सी होती है कि जिसमें आकार तो अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। क्योंकि जैसे कि मानो हम गिलास में किसी पानी को भरते हैं तो उसका आकार, अब जो द्रव का आकार है वो उस बर्तन के आकार का हो गया, यानी कि द्रव का जो है वो अपना आकार नहीं होता, वो उसका आकार ले लेता है जिस पात्र में उसे रखा जाता है। तो वहीं अगर बात की जाए कि उसे किसी और बर्तन में रखा जाता है, पतीली में रखा जाता है, तो पतीली का आकार ले लेगा। तो लेकिन उसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है कि किसी निश्चित आयतन को आप किसी दूसरे बर्तन में रखोगे तो उसका आकार बदल सकता है लेकिन उसका आयतन निश्चित रहता है। तो यानी कि जो द्रव अवस्था होती है वो क्या होती है कि किसी भी द्रव्य का जो आकार अनिश्चित होता है परंतु उसका आयतन निश्चित हो तो उस अवस्था को हम द्रव अवस्था कहते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि विसरण दर जो होती है गैसों से कम होती है। विसरण दर क्या होती है कि बहने की दर, जो बहने की दर होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि गैसों में जो अणुओं के बीच की दूरी होती है वो अधिक होती है, यानी कि जिसके अणुओं के बीच की दूरी अधिक होगी वो आसानी से बह सकेंगे। लेकिन द्रव के अणुओं के बीच की दूरी जो होती है वो गैस के अणुओं के बीच की दूरी से कम होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी विसरण दर जो होगी वो क्या होती है, गैसों से कम होती है। विसरण दर किसकी, द्रवों की जो विसरण दर होती है वो गैसों से कम होती है। वहीं अगर बात करें कि द्रव के अणु गैस के अणुओं से अधिक नजदीक होते हैं, बिल्कुल इसी के सिमिलर कि जब उनकी विसरण दर कम होती है गैसों से, क्यों, क्योंकि उनके अणु जो होते हैं वो गैस के अणुओं की अपेक्षा नजदीक होते हैं। तो लेकिन ठोस के अणुओं की अपेक्षा वो दूरी पर होते हैं, क्योंकि ठोस में तो काफी पास होते हैं ना। तो अब बात की जाए कि अंतर आणविक आकर्षण बल, जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो बात की जाए ठोसों की तुलना में तो कम होता है, क्योंकि ठोस में तो बहुत अधिक अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। और बात की जाए गैसों से, गैसों में अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे कम होता है, यानी कि द्रवों में जो होता है वो ठोसों से कम और गैसों से अधिक होता है। वहीं अगर बात की जाए कि द्रव में जो कण, यानी कि द्रव में कण जो होते हैं वो अनिश्चित गति करते हैं। माना कि किसी भी एक पात्र में, यहाँ पर कोई भी एक बर्तन है, इस तरह से गिलास, और इसमें यहाँ पर यदि कोई भी लिक्विड भरा है, द्रव अवस्था भरी है, तो इसके जो कण होते हैं वो अनियमित रूप से गति करते रहते हैं और यहाँ पर बर्तन की दीवार से या फिर आपस में वो टकराते रहते हैं। तो इनकी गति जो होती है वो अनिश्चित गति होती है। वहीं अगर बात करें कि गैस अवस्था की, जो गैस अवस्था किसी भी द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, यानी कि आकार और जो आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं। बात की जाए विसरण दर की, यानी कि बह जाने की दर, जैसे कि हम गैस को कहीं भी खुले में रख दें तो वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है। तो यानी कि विसरण दर जो होती है गैसों में सबसे अधिक होती है। वहीं अगर बात की जाए कि अणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है, सबसे अधिक ठोसों से और द्रव से भी अधिक होती है। गैसों में, गैसों के जो अणु होते हैं वो अधिक दूरी पर होते हैं, इसीलिए इनकी विसरण दर भी क्या होती है, अधिक होती है। वहीं अगर बात की जाए अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल जो करता है वो निर्भर करता है उसके कणों के बीच की दूरी पर। जिसके कणों की बीच की दूरी होगी, अधिक होगी, वहां पर बल क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यानी कि इस तरह से अंतराण्विक आकर्षण बल इनका कम होता है। वहीं अगर बात की जाए घनत्व भी इनका सबसे कम होता है। घनत्व निर्भर करता है कि आयतन पर, यानी कि घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है कि जब इनका आयतन अनिश्चित होता है तो आयतन अनिश्चित होने पर जो इनका घनत्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि यदि हम यहाँ पर आयतन को इनफाइनाइट अनिश्चित रख दें तो ये 0, यानी कि कम से कम इनका घनत्व निकल के आना है। तो वहीं अगर बात की जाए कि जो कण कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी कि जैसा कि हम इसे कहीं भी खुले में रख दें तो गैस के जो कण होते हैं वो कहीं भी गति कर सकते हैं, यानी कि वो त्रिविमीय भी गति कर सकते हैं, यानी 3D होती है, 3 डायमेंशनल होती है, वो गति भी कर सकते हैं। ये था गैस, द्रव और ठोस के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।